मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी, अध्याय 155, खंड 4। इसका शीर्षक है एक संवाद। बापू लिखते हैं, स्वदेशी के नाम से चलने वाला खादी का आंदोलन जब शुरू हुआ तब मुझे मिल मालिकों से काफ़ी आलोचनाएं सुनने को मिली। उमर सोबानी एक कुशल मिल मालिक होने के कारण अपने ज्ञान का उपयोग मुझे देते ही रहते थे और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में भी बताते रहते थे। उनमें से एक गृहस्थ के कहने का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने मुझे उनके यहाँ ले जाने की इच्छा जताई। मुझे उनकी सूचना अच्छी लगी और हम उस गृहस्थ के यहाँ गए तो उन्होंने ही वो जो गृहस्थ थे उन्होंने ही विषय निकाला और मुझसे कहा, आपका स्वदेशी का आंदोलन पहला नहीं है, यह तो आपको मालूम है। मैंने कहा, हाँ साहब। फिर वो बोले, आपको मालूम है कि बंग भंग के समय, ये बंगाल का जब हुआ था, विभाजन के समय बंगाल का आंदोलन हुआ था, तो उसको बंग भंग के समय स्वदेशी आंदोलन बहुत जोर पर था। उसका हम मिल मालिकों ने बहुत फ़ायदा उठाया था और कपड़े की कीमतें बहुत बढ़ा दी थी और कुछ बातें ऐसी भी की थी जो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, हाँ, मैंने ये बातें सुनी हैं और इसका मुझे बुरा भी लगा था। फिर वो बोले, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, पर वो अस्थायी है। हम हमारा धंधा परोपकार के लिए नहीं चलाते हैं, हमें पैसा कमाना है। हम हमारे हिस्सेदारों के प्रति भी जवाबदार हैं। किसी भी चीज़ की कीमत उसकी मांग पर निर्भर करती है, यह नियम कौन समझेगा। बंगाली लोगों को इतना समझना चाहिए था कि उनके आंदोलन से कपड़े की कीमत बढ़ रही थी। मैंने कहा, वे बेचारे मेरे जैसे श्रद्धालु थे, इसलिए ऐसा मानकर चले कि मिल मालिक हुए फिर भी स्वार्थी नहीं बनेंगे और ठगबाजी नहीं करेंगे और स्वदेशी के नाम पर विदेशी कपड़ा नहीं बेचेंगे। उस पर वे बोले, आप ऐसा समझते होंगे, ये मुझे मालूम था, इसलिए आपको सूचना की और यहाँ आने के लिए मजबूर किया, जिससे कम से कम भोले बंगालियों की तरह आप दिशा भ्रमित ना हो। ऐसा कहकर सेठ जी ने अपने यहाँ के बुनकारी के नमूने लाने के लिए इशारा किया। उसमें रद्दी सूत से बनाए हुए कंबल के 2 नमूने थे। उसे हाथ में लेकर वे बोले, ये देखिए, ये माल हमने रद्दी सूत से नया बनाया है और इसलिए सस्ता है। इसे हम उत्तर की ओर तक पहुंचाते हैं। हमारे दलाल चारों ओर फैले हैं। उस पर आपको समझ में आएगा कि हमें आपके जैसे एजेंटों की ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत सत्य स्थिति ऐसी है कि जहाँ तक आपकी आवाज़ भी नहीं पहुँचती, वहाँ हमारे गुमास्ते माल पहुँचा देते हैं। आपने और एक बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान को लगने वाला हर तरह का माल हम तैयार नहीं कर सकते, इसलिए स्वदेशी का प्रश्न मुख्यतः उत्पादन का प्रश्न है। यदि हम हमारी ज़रूरत पूरी हो सके इतना कपड़ा बनाकर उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सके तो परदेशी माल आना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसी सलाह है कि आप अपना स्वदेशी का आंदोलन जिस तरह से चला रहे हैं उस तरह से ना चलाएं
और नई मिलें बनाने की ओर ध्यान दें। और अपने यहाँ स्वदेशी माल की खपत की समस्या नहीं है, बल्कि उसके उत्पादन की ही समस्या है। मैंने कहा, फिर मैं यदि वही काम करूं तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे? वे बोले, वो कैसे? आप नई मिलें बनाने वाले हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कहा, वो तो मैं नहीं कर रहा हूं, पर मैं चरखे के प्रचार कार्य में लगा हुआ हूं। वो बोले, चरखा प्रचार का मतलब क्या है? मैंने चरखे की योजना समझाकर बताई। मैंने उनसे कहा, आपके विचार मुझे मान्य हैं। मैं मिलों की एजेंसी का काम करता रहूं, यह ठीक नहीं होगा। उससे फ़ायदा है नहीं तो नुकसान ही होगा। मिलों का माल तो पड़ा नहीं रहता। मैं नए उत्पादन के काम में और उसकी बिक्री के काम में लगा रहना मुझे नए उत्पादन के काम में और उसकी बिक्री के काम में लगा रहना चाहिए। अभी भी मैं उत्पादन के काम में लगा हुआ हूँ। मुझे इसी तरह की स्वदेशी पसंद है, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान में भूखमरी से पीड़ित अर्ध बेकार स्त्रियों को काम मिलेगा। वो जो सूत कातेंगी उसका कपड़ा बनाकर उस खादी को प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना ही मेरा उद्देश्य होगा। और उसी दिशा में मैं आंदोलन चला रहा हूँ। चरखे के प्रसार को कितनी सफलता मिलेगी यह मैं नहीं कह सकता। अभी कहीं उस काम की शुरुआत हुई है, पर मेरा इस पर पूरा विश्वास है। कुछ भी हुआ तो भी इस काम से नुकसान तो नहीं होगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में उत्पन्न होने वाले कपड़े में जितना सहयोग इस चरखे से होगा उतना फायदा ही होगा। अर्थात वे बोले, आप जैसा बता रहे हैं वैसा दोष इस आंदोलन में नहीं है। वे बोले, यदि आप इस तरह से आंदोलन चला रहे हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। चरखा सफल होगा या नहीं यह एक अलग प्रश्न है, पर मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। तो ये बापू ने उनको, वो जो मिल मालिक थे, उनको समझा दिया कि चरखे के आंदोलन में जो दोष वो बता रहे थे, जैसा उन्होंने कहा था मिल मालिकों ने कि ये उत्पादन का मामला है, उत्पादन होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि चरखे से जितना भी, एक तो जो स्त्रियां बेकार थी उनको काम मिलेगा, भूखमरी दूर होगी, और जितना भी इससे होगा वो उसका फ़ायदा ही होगा। तो ये इसमें चरखे के बारे में बताया है। और इसमें हम बताना चाहते हैं कि प्रत्येक जो भाग है उसके वीडियो में जो बापू ने उस अध्याय में जिन लोगों के नाम लिए हैं, जिन बातों के बारे में बताया है, उनके प्रतीक के रूप में उनका फ़ोटो या कुछ और हम हमारे स्क्रीन पर दिखाते हैं। लेकिन बहुत से जो नाम बताए हैं, बहुत सी जो बातें बताई है, उनके जो फ़ोटो है वो उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध होते हैं वो हम हमारे स्क्रीन पे उसको फ्लैश करते हैं। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।